नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम में योगदान देने वाले कारकों के बारे में। तो अधिगम में योगदान देने वाले कारक में हमारे इस चैप्टर में दो कारक है। एक तो है पर्यावरणीय कारक और दूसरा है व्यक्तिगत कारक। पर्यावरणीय कारक के बारे में हम कल वाले चैप्टर में कल वाली PDF में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत कारकों के बारे में। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए इसके पांचों अंगों को चुस्त दुरुस्त रखना आवश्यक होता है। इन पांचों अंगों से संबंधित कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अतः इन अंगों के कारण ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। हम बात करते हैं पांचों अंगों के बारे में। सबसे पहला हमारे पास है आयु एवं परिपक्वता, एज एंड मैच्योरिटी। अब उसके बारे में बात करेंगे तो व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी परिपक्वता ही बढ़ती है, मैच्योरिटी भी धीरे धीरे बढ़ते चली जाती है। और उसके परिपक्वता में उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी परिपक्व होता है, फिजिकली और मेंटली भी वो मैच्योर होते जाता है। और 16 वर्ष की उम्र तक उसका व्यक्ति का शरीर पुष्ट हष्ट पुष्ट और उसकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है, सोच समझ की जो पकड़ होती है एवं कर्मेंद्रियाँ भी सशक्त हो जाती है। अब अगर मानसिक क्षमताएं भी परिपक्वता के साथ विकसित हो जाती है तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है। उसके सीखने की गति भी बढ़ जाती है, वो अच्छी तरीके से सीख पाता है और गति के बढ़ने के साथ साथ सीखने का स्तर भी बढ़ जाता है। तो अधिगम में योगदान देने के लिए आयु एवं परिपक्वता भी ज़रूरी है। अगर ज़्यादा आयु भी है लेकिन मैच्योरिटी नहीं है तो व्यक्ति अधिगम में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसके बाद है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अथवा छात्र सीखने में रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है। हमने बात करी थी बिना इंटरेस्ट के, बिना अभिप्रेरणा के कोई अधिगम पॉसिबल नहीं होता है। थकान का प्रभाव कम होने से छात्र जल्दी सीखते हैं। थकान भी एक अपने आप में नया कारक है जिससे छात्र कम सीखते हैं। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के कारण छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ठीक ढंग से भाग नहीं ले पाते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको जल्दी थकान हो जाती है, तो उस थकान के कारण भी वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आसानी से भाग नहीं ले पाते हैं। और यदि भाग ले भी लेते हैं तो वो उस विषय को, उस टॉपिक को रुचिकर नहीं मानते, उसको टाल देते हैं। तो हमारे ये दो कारक हुए, आयु एवं परिपक्वता, दूसरा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। इसी कड़ी में तीसरा टॉपिक जो है बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता और अभिवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। तो सीखने वाले की बुद्धि का प्रभाव सीखने पर होता है। उसकी रुचि, इंटरेस्ट, उसकी अभिक्षमता, एप्टीट्यूड और उसकी अभिवृत्ति, एटीट्यूड, सीखने के प्रति होने पर सीखने की गति बढ़ती है। ये सारी चीज़ों का समावेश होगा तो उसके सीखने की गति बढ़ेगी, और यदि ये सारी चीज़ों का समावेश नहीं होगा तो उसकी सीखने की गति भी धीरे से क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इसके विपरीत प्रतिकूल अभिवृत्ति, अभिक्षमता अथवा रुचि होने पर सीखना कम हो जाता है अथवा बंद हो जाता है। सीधी सी बात है, अभिवृत्ति, अभिक्षमता और रुचि, इन तीन चीज़ों के उपस्थित होने से सीखने या रुचि की जो दर है वो बढ़ जाएगी, और अगर ये कम रहेंगे तो सीखने की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तीसरा हमने बात करी बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता और अभिवृत्ति के बारे में। चौथी कड़ी में हम बात करेंगे अभिप्रेरणा एवं सीखने की इच्छा शक्ति। तो मोटिवेशन ए विल टू लर्न। सीखने के लिए अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमने कल ही बात करी थी कि मोटिवेशन, अभिप्रेरणा बहुत ज़रूरी है। अभिप्रेरित व्यक्ति जल्दी एवं अधिक सीखता है, जल्दी भी सीख जाता है, ज़्यादा भी सीखता है। छात्र अथवा व्यक्ति की इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होगी, मतलब विल पावर हम बोल सकते हैं, उतना ही उसका सीखना शीघ्र होगा। सारी चीज़ें विल पावर पर ही डिपेंड करती है। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति। सब कुछ हमारे चाहने से, सब कुछ हमारे नहीं चाहने से। बालक चाहेगा तो सीख लेगा और बालक चाहेगा तो नहीं सीखेगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे आकांक्षा का स्तर एवं उपलब्धि, अभिप्रेरणा, लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट, मोटिवेशन। छात्र का आकांक्षा स्तर जितना
उच्च होता है, उसकी सीखने की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होती है। जैसा वो सोचता समझता, उसकी आकांक्षा, उसकी एस्पिरेशन जितनी अच्छे स्तर की होगी, उतना ही वो अच्छे से सीख पाएगा। लेकिन एक स्तर से ऊपर आकांक्षा के स्तर होने पर उसके अनुरूप परिश्रम नहीं करने पर, परिणाम प्राप्त नहीं होने पर निराशा भग्नाशा भी हो जाती है। मान लीजिए किसी भी छात्र के आकांक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए चाहता है वो कलेक्टर बने, मान लीजिए चाहता है वो एसपी बने, नायब तहसीलदार बने, डिप्टी कलेक्टर बने, लेकिन उसकी मेहनत उस स्तर की नहीं होगी तो वह इस काम में सफल नहीं होगा। मतलब आकांक्षाओं के अनुरूप मेहनत भी साथ साथ होना चाहिए। आखिरी है जीवन का लक्ष्य, गोल ऑफ लाइफ। तो व्यक्ति जब अपने जीवन का कोई लक्ष्य बना लेता है कि जीवन में ये चीज़ करना ही है, तो वो उसके अनुरूप आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त करना चाहता है। कम से कम उस काबिल बनने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को प्राप्त करता है। इस कारण उसका सीखने की प्रक्रिया की गति तेज हो जाती है, तेज गति से सीखता है और हर प्रकार से समर्पित होकर सीखना प्रारंभ करता है और शीघ्र ही वांछित योग्यता को प्राप्त भी कर लेता है। अगर उसके गोल डिसाइड होंगे, अगर उसका लक्ष्य डिसाइड होगा, तो वह आसानी से, अगर उसके लक्ष्य उसके गोल पहले से डिसाइड होंगे तो आसानी से वांछित योग्यता को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वह असफल की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से अधिगम में योगदान देने वाले कारकों में हमने पर्यावरणीय कारक, जिसको हम कल पढ़ चुके थे, और आज हमने बात की है व्यक्तिगत कारकों के बारे में कि व्यक्तिगत कारक कौन कौन से होते हैं। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और कल इस चैप्टर का आपका टेस्ट लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।